Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 17, that is Fundamental Rights, Duties, as well as Directive Principles of State Policy. Students, today I am covering the topic that is Directive Principle of State Policy. Till now, I am explaining you about fundamental rights and fundamental duties, what they are, how we are, what are the provision under them, and how we are performing them. Okay. Now, where are directive principle of state policy? First of all, you may know that what is this directive principles of state policy. देखिए, these are the principles that are given by the constitution for the government, that how he have to be work, or we can say it also some guidelines. ये क्या है? ये guidelines हैं that are given by the constitution for the government एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल पर गवर्नमेंट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं दैट हाउ दे कैन अचीव द गोल्स दैट आर लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और वो गोल्स जो कि ऑल्सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, दैट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एग्जैक्टली वी हैव टू बी लर्न कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट लिए हैं, किस तरह से उसको क्लासीफाई किया है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका क्या महत्व है, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंडर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. The directive principles of state policy are the guidelines or instructions. Read it very carefully. Are the guidelines or instruction. ये तो guidelines है. guidelines मतलब जो हमें गाइड करने के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे, जैसे हमने कहीं जाना होता है तो हमें गाइड किया जाता है ना कि इधर से जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ. ऐसे ही ये भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट को कि फर्स्ट यू हैव टू डू दिस, देन यू दिस, देन दिस. ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम देयर पॉलिसीज इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल्स. ये गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है जो किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने. और किस होप से दी है? कि गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स. ऑल लेवल्स का मतलब होता है स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल, सभी लेवल पे जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ये हमने एक्सपेक्ट मतलब ऐसा वी आर क्या कहते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा ही करेगी, उससे उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू फ्रेम देयर पॉलिसीज़, कि वो अपनी पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट पॉलिसीज़ विद दीज प्रिंसिपल्स बनाएगी. विद एन एम, उसमें एम क्या रहेगा, उसका उद्देश्य क्या रहेगा गवर्नमेंट का? टू अचीव आवर नेशनल गोल्स, कि वो अपने नेशनल गोल्स को अचीव कर सके. इस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, और कंट्री में एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कर सके. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर considered these guidelines as powerful instruments for the transformation of India from a political democracy into an economic and social democracy. Dr. B. R. Ambedkar, as you know that Dr. B. R. Ambedkar was the head of drafting committee of our constitution, so that he considered, उन्होंने ये कंसीडर किया कि ये जो गाइडलाइंस हैं आज एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट रहेंगी. पावरफुल बहुत शक्तिशाली एक उनके हाथ में हथियार रहेगा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को ट्रांसफ़र करने में, किस में? फ्रॉम ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से इनटू एक इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी में. मतलब हम पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से तो हम डेमोक्रेटिक रहेंगे ही रहेंगे, हम सोशली और इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था में भी डेमोक्रेटिक रहेंगे. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पॉलिटिकल रूप से
अगर हम राजनीतिक रूप से सबको इक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो हम सोसाइटी में और इकोनॉमिक में, पैसे में भी और सोसाइटी के अंदर समाज में भी सबको इक्वल समझने और सबको इक्वल लाने का प्रयास करेंगे। ये मेन एम था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ठीक है, चलिए मैं ऊपर वाली 2 लाइनें दोबारा से रिपीट करूँगी। इन 2 लाइन्स में हमने एग्जैक्टली पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ये कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये हैं क्या, डेफिनेशन क्या है, दीज आर द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। The government at all levels are expected to frame their policies in accordance with these principles. यहाँ तक तो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। उसके बाद एम क्या है, द एम इज़ टू अचीव आवर नेशनल गोल्स एंड इस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन कंट्री। और बी आर अम्बेडकर के लिए एम क्या था, उनके अकॉर्डिंग दीज गाइडलाइंस आर हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया from a political democracy to an economic and social democracy. Okay, now we classify these directive principles. हमने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासीफाई किया है बच्चे। बिफोर गोइंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू दैट दिस टॉपिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक लिया कहाँ से गया है, ये आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया है। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर नहीं समझाया, बट आपने उसमें समझा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो फीचर्स हमें अच्छे लगे हमने वहाँ से उनको ले लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर आया। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डाल दिया। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारा क्लासिफिकेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वी आर क्लासिफाइंग दीज प्रिंसिपल्स इनटू 4 कैटेगरीज। वन इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सेकेंड इज सोशल प्रिंसिपल एंड थर्ड इज गांधीयन प्रिंसिपल। फोर्थ, प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन किन किन टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक टॉपिक से रिलेटेड है। सेकेंडली सोशल प्रिंसिपल्स, सोसाइटी से रिलेटेड है। थर्ड गांधीयन, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, गांधी जी के जो आइडल्स थे, जो गांधी जी जैसी सोसाइटी चाहते थे, वो गांधीयन प्रिंसिपल्स। एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमने कौन से प्रिंसिपल्स को ऐड किया। ठीक है, चलिए नाउ ओनली 2 प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईच कैटेगरी आर बीइंग गिवन बिलो टू मेक यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपके पास यहाँ पर सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिटेल में नहीं है, आपको हर टाइप के, हर क्लासिफिकेशन के 2-2 चीज़ें बताई गई हैं, 2-2 पॉइंट्स बता दिए गए हैं जो आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में हमने क्या चीज़ डाली हुई है, सोशल में क्या डाली है, गांधीयन में क्या डाली है, और पीस और सिक्योरिटी के लिए हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, कौन सी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गवर्नमेंट को दी हैं टू मेक द कंट्री और टू रन द कंट्री स्मूथली। ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं हमारे, सो टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिकली हम डेमोक्रेसी लाने के लिए क्या करेंगे, इकोनॉमिकली गवर्नमेंट को ये प्रयास करना है कि वो सबके काम की इक्वल वैल्यू रखे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी के काम को
सभी को, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। एग्जैक्टली पता क्या होता था सोसाइटी में, वैसे तो अभी भी है ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं पर, प्राइवेट सेक्टर में तो ज़रूर है कि मैन एंड वुमेन में वेजेस को लेकर, सैलरीज को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में आज के टाइम पे ये जो डिफरेंशिएशन है ये रिमूव कर दी गई है, बट प्राइवेट सेक्टर में अभी भी है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट है, लेबर क्लास में तो है ही है कि जो वुमेन है उनको सेम काम के लिए कम वेजेस दिया जाता है और मैन को उसी सेम वर्क के लिए ज़्यादा वेजेस दिए जाते हैं। वेजेस मतलब सैलरी, उनको जो हम लेबर दे रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये डिसाइड करना चाह रहे थे, ये एक अचीव करना चाह रहे थे कि दोनों को, मैन और वुमेन दोनों को इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट मिले, ठीक है। सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। सेकेंडली वो क्या कहते थे, टू प्रोवाइड करना चाहते थे क्या, एडिक्वेट प्रॉपर मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, सभी के लिए जीने के लिए जो प्रॉपर मीन्स जो हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं ज़रूरी, वो सभी को अवेलेबल हों। टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, सभी को इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलें, ठीक है। नाउ कम ऑन द सोशल प्रिंसिपल्स। टू मेक एफर्ट्स to raise the standard of living and public health. Second is social principles. Social principle मतलब सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है, टू मेक एफर्ट्स, एफर्ट्स करना चाहते हैं टू रेज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर सकें और पब्लिक की हेल्थ को भी इंक्रीज़ कर सकें। ये हमारा सोशल प्रिंसिपल है। तभी तो हम कोशिश करते हैं कि हम सभी के लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ लेकर आ सकें, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो। यू नो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। देखो, जो रिच पर्सन्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, वो अच्छी जगह पर रहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ में रहते हैं, अच्छे घर, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ अच्छा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। बट जो पुअर है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाता है। अब जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो बहुत डाउन है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सामान नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, बर्तन नहीं है, तो दैट्स वाई देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो। तो गवर्नमेंट का क्या मेन एम था कि हम सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर सकें और उनकी हेल्थ भी अच्छी कर सकें। हेल्थ को अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए? हेल्थ को अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करती है छोटे बच्चों को, ताकि वो बीमार ना हो पाए। पोलियो को दूर करने की कोशिश की गई बाय गिविंग पोलियो ड्रॉप्स। तो ये पब्लिक हेल्थ वेलफेयर के लिए वर्क थे, गाइडलाइंस थी ना ये, कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गाइडलाइंस दी गई कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करना है। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के प्रयास किए, लोगों को सस्ते से सस्ती चीज़ें उपलब्ध करवाने की कोशिश की, ताकि वो अपने लिए अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो अरेंज कर सकें, ठीक है, कम पैसों पर, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये सोशल प्रिंसिपल्स हैं। टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगेंस्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने कल भी बताया था कि शोषण के विरुद्ध चिल्ड्रंस को बचाना, सेव करना, गार्ड करना, बच्चों का शोषण ना हो सके और उनको मॉरली डिग्रेडेड ना किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो उनको बचाना किससे? मॉरल डिग्रेडेशन से, मतलब कि उनमें वैल्यूज़ अच्छी से अच्छी डालना, उनको गलत वैल्यूज़ ना देना, ठीक है। तो मॉरल डिग्रेडेशन से उनको बचाना और एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना, ये भी एक सोशल प्रिंसिपल था, बहुत नेसेसिटी प्रिंसिपल था फॉर द गवर्नमेंट। नाउ कम ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल क्या थे? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स
and to promote cottage industry. ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, कि विलेज में जो पंचायत है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था कि गवर्नमेंट को गांव में भी एक पंचायत होनी चाहिए ताकि गांव के लोगों को सही न्याय मिल सके, गांव का वर्क स्मूथली हो सके. ये गांधीयन प्रिंसिपल था, गांधी जी ऐसा चाहते थे. ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन करे. ठीक है, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री, और ये भी गांधी जी का एम था. गांधी जी कहते थे कि हमें अपने घर से जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं. ठीक है, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट था टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज. ये गांधीयन प्रिंसिपल्स थे जो गांधी जी की राय थी, जो गांधी जी चाहते थे. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. पीस और सिक्योरिटी के लिए हमने क्या चाहा? टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन. और पीस और सिक्योरिटी के लिए हमने क्या चाहा कि हमारा जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ है वो अच्छा और ऑनरेबल, जो रिस्पेक्टफुल रिलेशन है वो डेवलप हो. ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. हम अपने कंट्री के साथ साथ अपने रिलेशन बिटवीन नेशंस के साथ में हम अच्छा और सम्मानपूर्वक रिलेशन तो इस्टेब्लिश करें ही करें, इसके साथ हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इसको भी प्रमोट करें. बाकी वर्ल्ड के बीच में भी शांति प्रमोट करने की कोशिश करें. ये हमारे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी थे. इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट प्रयास करती है. गवर्नमेंट प्रयास करती है कि कंट्रीज़ आपस में ना लड़ें, उनमें आपसी मतभेद ना हो. इसीलिए हम आज तक कोशिश करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हम सही संबंध बना सकें, हमारी लड़ाई ना हो. not only with पाकिस्तान और चाइना बट आल्सो विद बांग्लादेश, श्रीलंका. हमने इन सब कंट्रीज़ के साथ प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है. ठीक है, तो दिस इज़ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑन, एंड ऑल दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सिग्निफिकेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इन गाइडलाइंस का क्या महत्व है हमारे कंट्री के लिए, क्यों ज़रूरी है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल. वो कहता है ये नॉन जस्टिसेबल है. नॉन जस्टिसेबल का मतलब समझते हो कि अगर बाय चांस हमें कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं मिल रहा तो हम इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते. गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा दी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा दी गई गवर्नमेंट को. बट अगर सपोज़ कहीं पर हमें सिक्योरिटी, वैसे तो सिक्योरिटी ना मिले हम उसके लिए जा सकते हैं, बट कई चीज़ें हैं जैसे कि ऊपर पड़ा कि कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हम डेवलप कर पाए, तो इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे कि हाँ हमारी तो कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई. और जैसे कि मैन एंड वुमेन के इक्वल वेजेस हालांकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, बट अगर सम हाउ किसी इंडस्ट्री में उनको नहीं मिल रहे तो वो इसके लिए भी डायरेक्ट कोर्ट में नहीं अप्लाई नहीं कर सकते. ये उनका अपना मैटर है प्राइवेट इंडस्ट्री में. ठीक है, तो चलिए, दीज आर नॉन जस्टिसेबल येट दीज आर द मॉरल इंस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वो कहता है हालांकि ये मॉरल इंस्ट्रक्शन है एट ऑल लेवल्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड दे हैव बिकम
either legislation or fundamental rights such as. बट फिर भी ये वर्क कर रही हैं, बट हम इसको कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको हमने एज ए फंडामेंटल राइट्स भी ले लिया है, कुछ, सारे नहीं। जो एज ए फंडामेंटल राइट्स हमारे पास आ गए हैं उनके लिए हम जा सकते हैं कहाँ पे, जस्टिसेबल है स्टेट पॉलिसी में, कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, ठीक है। हमने उनको अपने फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर लिया। एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस इनका यही है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ कंट्री ग्रो करता है, सोसाइटी ग्रो करती है, एक फैमिली ग्रो करती है। सो दैट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो हमने कौन से फंडामेंटल राइट्स में इनको चेंज किया है? राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये गांधीयन ये हमारे पास प्रिंसिपल था, यहाँ पे सोशल प्रिंसिपल था कि हमने चिल्ड्रन को अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बचाना है। तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमने पढ़ा था कि बच्चों की एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया टू सेव द और टू गार्डियन द चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नेक्स्ट, Environment Protection Act and Wildlife Protection Act have been passed. Environment Protection Act को पास किया गया कि हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, हमने अपने वाइल्ड लाइफ को बचाना है। ये भी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो हम अपने लिए सही एटमॉस्फेयर किस तरह से लेकर आएंगे, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे और अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे। अगर हम पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे पास प्रॉपर खाने के पीने के लिए पानी नहीं है, साफ़ सुथरा पानी नहीं है, तो हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। सो दैट गवर्नमेंट टर्न दिस इनटू एज ए फंडामेंटल राइट दैट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन पास्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। वुमेन के वेलफेयर के लिए नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। ये जो कमीशन है, दिस इज़ वर्क ओनली फॉर द वुमेन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। वुमेन के वेलफेयर के लिए ही उन्होंने डिसाइड किया कि सैलरीज जो हैं वो इक्वल होंगी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सैलरीज को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट सभी इंस्टीट्यूशन में सैलरीज इक्वल है, आइदर फॉर मैन और वुमेन। ओके, नेक्स्ट, राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। सभी को काम करने का अधिकार है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश की अंडर द स्कीम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये है महात्मा गांधी का गारंटी एक्ट, जिसके अंदर कोशिश की गई कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। ये भी एक फंडामेंटल राइट में टर्न किया गया। एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट का वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्री में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो क्या कर सके, वो कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। हमारी हेल्थ भी तभी मेंटेन रहेगी जब हम एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। तो ये काम किए गए। नाउ दिस इज़ ओवर सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे सिग्निफिकेंस थे, वो पीछे आए, ऊपर आए explain you about the classification of resources of directive principle of state policies as well as the definition. Okay, now that's it for today. The next topic is secularism, but we will discuss it on Monday. इस टॉपिक को हम मंडे को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.